हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट्स शुरू किए हैं। और मुझे कमेंट भी आया था कि मैम 2 से 3 तक आप सेट डेली डालिए। तो एक मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था और उसकी आधी वीडियो अपलोड हो पाई थी, तो वो मैंने 28 मिनट की बनाई थी। 13 मिनट की आप तक वो पहुंची थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसमें क्वेश्चंस आपको मिले थे ओनली 15। तो हम आज आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस पूरे लेकर आए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ और तैयारी करते रहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके रैंडमली क्वेश्चंस लिए गए हैं और जहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे यूनिट से यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है, सारे यूनिट से। तो बने रहिए। और क्या करना है, साथ में लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, कमेंट भी करना है कि आपके जो प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं तो इनके प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि यूजफुल हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 15 मई और 5 जून। ये मोस्टली सभी को इसका आंसर पता है। चलिए चेक करते हैं बाकी का। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ये सारी ही डेट का आपको पता चल चुका है। मैंने कई बार आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराई हूँ सारी में क्या है, आपके वो आंसर तो पता चल ही रहा है कि क्या आंसर है, ऑप्शन का आंसर पता चला। लेकिन साथ साथ आपको और भी जानकारी हिंदी मिरर की तरफ से आंसर की मिल रही है। तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागापट्टनम, विशाखापट्टनम, रतनगिरी या फिर एर्नाकुलम। तो देख लीजिए इसका आंसर, अभी आपने देखा भी है। तो आंसर जा रहा है नागापट्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन पहले डिटेल देख लेते हैं। पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। इसी कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागापट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत अच्छी आपको जानकारी मिली। मुझे लगता है नियाग्रा तो सबको पता था, लेकिन चित्रकूट जलप्रपात नहीं पता था, तो आपको ये भी आज पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कीनिया में, अटलांटिक महासागर में, चिली में, प्रशांत महासागर में। तो सोच लीजिए आंसर। तो देखते हैं इसकी डिटेल क्या कह रही है। इसकी डिटेल कह रही है कि इसका आंसर जाएगा बी, अटलांटिक महासागर। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान मध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी को 2 पूर्व पश्चिम गोलार्धों में विभाजित करती है। अब देखिए आपको एक प्रश्न के साथ इसी से रिलेटेड कितनी जानकारी मिल चुकी है। तो ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान मध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, एक जानकारी आपको ये मिली। दूसरी, पृथ्वी को 2 पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित भी करती है। अब आते हैं 7 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, नाविक नॉटिकल मील या फिर वर्ग मील। तो आपको पता ही है कि जो दूरी है इकाई की नापने की, प्रकार वर्ग मील नहीं है। बाकी आपके ये तीनों जा रहे हैं आंसर। तो यहाँ पर हम डिटेल चेक करते हैं। पारसेक, प्रकाश वर्ष, नाविक या नॉटिकल। नॉटिकल मील दूर की इकाई है, जबकि वर्ग मील क्षेत्र की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है इसकी, इसको चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 मुंबई में, 15 अगस्त 1942 दिल्ली में, 7 जुलाई 1942 लाहौर में, 7 अगस्त 1942 वर्धा में। तो सोच लीजिए आंसर, हम इसकी डिटेल आपको बता देते हैं। इसका ए आंसर जाएगा, चलिए देखते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली आंसर के साथ।
जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की, ये भी प्रश्न बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक जानकारी ये मिली। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों को कुछ इस अंश इस प्रकार दिए गए भाषण का भी अंश दे दिया गया है। चलो देखते हैं क्या दिया इन्होंने भाषण। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव दे, लेकिन मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कुछ कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। अभी एक मंत्र वाला ये जो आपका मंत्र दिया गया, ये नारा दिया गया, ये भी आपके आएंगे, ठीक है। इसका प्रश्न भी मैंने बनाया है, आगे चले देखते हैं। तो प्रश्न के साथ आपको आंसर के साथ कितनी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिली, इसको नोट डाउन जरूर करें। 2-3 पॉइंट इसमें ऐसे हैं, बन सकते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं प्रश्न। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है, कितने चाहिए बताइए? 50 सदस्य, 80 सदस्य, या फिर 140 सदस्य, या फिर 110 सदस्य? तो लोकसभा में अविश्वास, ठीक है, विश्वास नहीं, अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए आपको 50 सदस्यों की जरूरत होती है। चलिए डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। इसका अभिप्राय कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। पता है सबको, अगर बहुमत है तो है, नहीं तो नहीं। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा भी सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उसको 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। तो ये 2-3 जानकारी और मिलेगी आपको इससे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है या किया जा चुका है? तो बांदा में, इटावा में, बरेली में, झांसी में। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए। डिटेल में ऐसा कुछ खास नहीं है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है। हनुमानगढ़ नगर, धसान नहर, माता टीला नहर, बेतवा नहर। तो उत्तर प्रदेश में धसान भी है, माता टीला भी है, बेतवा भी है, लेकिन हनुमानगढ़ नगर नहीं है। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। हनुमानगढ़ नहर उत्तर प्रदेश में स्थित होकर राजस्थान में है, ठीक है। आपको इसका भी पता चल गया है कि ये राजस्थान में है, बाकी सारी कहाँ है? यूपी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष से भारत के संविधान के प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? यहाँ पर ये वर्ष गलत लिखा है, चलिए देखते हैं। 1976, 1977, 1978 और 1979। तो इसमें प्रश्न आपका उत्तर जा रहा है ए, 1976। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब इसमें सिर्फ समाजवादी के बारे में पूछा था, लेकिन आपको पंथनिरपेक्ष ही पता चल चुका, अखंडता भी पता चल चुका, और साथ में क्या पता चला है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं या कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा? तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, वह लोकसभा के प्रति होती है। चलिए डिटेल देखते हैं क्या आप कह रहे हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अभी आपने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, अब मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, दोनों में से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? M हिदायतुल्ला, AS आनंद, PN भगवती या फिर AM अहमदी? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, PN भगवती, ठीक है। क्या लोकहितवाद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले जानने से पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं।
भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। ठीक है, ये जानकारी मिली। यदि कोई व्यक्ति समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए, है ना। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब को जाता है। तो बहुत अच्छा कार्य शुरू किया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा गया है या कहा जाता है या कहा है किसने? व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, एंजेला मर्केल या फिर डेविड कैमरॉन ने? तो आपको बताना है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको मैन ऑफ द एक्शन किसने कहा, मैन ऑफ एक्शन किसने कहा है? तो ये कहा है बराक ओबामा ने। चलिए डिटेल देखते हैं। नरेंद्र मोदी को कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर बराक ओबामा ने मैन ऑफ एक्शन कहा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? 1877, 1885, 1914 या फिर 1919? तो देख लीजिए आंसर आप क्या लगा रहे हैं, हम डिटेल आपको बता देते हैं। बी लगा लीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आगे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इसने ही नेतृत्व प्रदान किया। समझ रहे हो? अब आते हैं पंचायती राज पर। इससे प्रश्न मैं हर बार लेकर आती हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है हर कंपटीशन में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो सोच लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं, तब तक हम आपको डिटेल बता देते हैं। इसका सी आप आंसर सोच लीजिए। स्थानीय स्वशासन ने तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है हमें किसके अकॉर्डिंग? राज्य के अधिकतम जो निम्नलिखित राज्य अधिकतम से नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर है। निम्न में आरोही क्रम में उनका सही अनुक्रम हमें रखना है, अवरोही नहीं आरोही क्रम में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसको लगाओगे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो देख लीजिए डिटेल यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखते हैं इनको। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगर जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं। आपसे यही की गणना पूछी जाएगी क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र की 50.81, 44, 49, 34, 91, 20.09। तो आरोही क्रम में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अवरोही होता तो बढ़ता हुआ, आरोही घटता हुआ। अब आते हैं आगे आपके उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्न में से उनका अवरोही क्रम कौन सा सही अनुक्रम है? अब आ चुका आपका अवरोही, अब आरोही नहीं है, अब है अवरोही। और पूछे हैं यूपी के जनसंख्या वाले। आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर, इलाहाबाद। बी इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर। सी कानपुर नगर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। या फिर डी इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़ या फिर जौनपुर। लगा लीजिए आंसर अगर लगा रहे हैं इसका, तो यहाँ पर ये क्रम सही नहीं है। इसको देख लीजिए आप क्या जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं होगा। इसमें इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर, जौनपुर होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के 4 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों से कौन सा एक सही है? तो यहाँ भी एक सही नहीं है। चलिए यहाँ हम चेक करते हैं कौन सा सही जा सकता है। 2000 गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व इतना था। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास, फिर कानपुर। ये वाला जो है ये कहीं नहीं
दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इन्होंने अलग से इसका आंसर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? पांड्य का, सातवाहन का, चोल का या फिर चेर का? तो लगा लीजिए आंसर, क्या लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं भी तो बिल्कुल सही, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक है तथा सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश की स्थापना पहली शताब्दी ईसवी पूर्व में हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दी गई है, पर्यटक आकर्षण है और यहाँ पर स्थान यानी कि पर्यटक स्थल बोल सकते हैं या फिर आकर्षण बोल सकते हैं, और ये स्थान है जहाँ पर ये स्थित है। चलिए देखते हैं, कबीर की समाधि कहाँ है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, गोविंद देव मंदिर कहाँ है, बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो लगा लीजिए, तो गोविंद देव मंदिर वृंदावन होगा, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में होगा, सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी होगा, कबीर दास की समाधि मगर बस्ती तो सभी को पता ही है। तो हमें क्या लगाना है? 3 2 3 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसे हमें मैच करना है। एक बार और देख लेते हैं। पहले 4 आएगा, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका सॉरी यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। चलिए देखते हैं हमारा मैचिंग सही जा रहा है क्या। सबसे पहले 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो बी आंसर इसमें सही जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी, यहाँ पर डिटेल है इसकी, चेक कर सकते हैं आप एक बार इसको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है वर्ष, किस वर्ष में ये युद्ध हुए हैं? प्रश्न बन सकता है, हिस्ट्री से संबंधित है। 1556 में चतुर्थ मैसूर युद्ध, 1576 में तृतीय, 1719 में हल्दी घाटी की लड़ाई या फिर 99 में पानीपत की लड़ाई। अब ये पानीपत के द्वितीय युद्ध तो कल ही मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो अगर आपको मालूम नहीं है तो चलिए हम इसकी चेक करते हैं आंसर। इसका आंसर जा रहा है बी सही, 4 3 2 1, इसमें भी वही आंसर जा रहा है। 56 में आपका जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर आपका इसमें जाएगा 3 हल्दी घाटी की लड़ाई, 1719 में तृतीय मराठा युद्ध और 99 में चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो ये आपकी डिटेल है इसकी। चलिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति का परिणाम थे। जो 1990 में लागू हुई थी आर्थिक नीति, उसके परिणाम क्या हुए थे? बढ़ा हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। अब हम इसमें से कोड चेक करेंगे कि इसमें से कौन से कोड सही जा रहे हैं। तो इसमें सभी चारों जो हैं सही जा रहे हैं। इसके परिणाम ये चारों ही हुए थे। बढ़ता हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि हुई थी, गैर बराबर विकास हुआ था, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन आया। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिटेल, बहुत ही लंबी है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो को। ये देखिए पूरा इन्होंने डिटेल में दिया गया है और बहुत अच्छे से दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मैंने कहा था नारों से संबंधित आपका एक प्रश्न बन रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर नारे हैं, यहाँ पर नारे जिन्होंने दिए हैं। महात्मा गांधी का बिल्कुल अभी आपको बताया था, करो या मरो। ठीक है, आराम हराम किसने कहा था? जल्दी बताइए। स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक का है। बचे 2, लगाइए जल्दी से, हम इतना डिटेल बताते हैं आपको। तो इसकी आपके डी सही जा रहा है। अब डी में क्या है? 3 4 1 2 लगा लीजिए। दिल्ली चलो 3 4 आराम हराम है, करो 2 1, ठीक है, करो या मरो, और आपका बाल गंगाधर तिलक, ये मैंने आपको बताया ही था। चलिए यहाँ पर डिटेल है, इसको मैच कर लीजिए अपने आंसर से। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसमें से जो अतिवादी नहीं थे वे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। यहाँ पर डिटेल है, देखते हैं। विकल्पों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमपंथी धारा के प्रतिनिधि थे, ठीक है, जबकि शेष अन्य अतिवादी गर्मपंथ के समर्थक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। अब आते हैं आपके आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न बन रहा है आपका। भारत के राष्ट्रपति के हाँ ये हो चुका। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कई बार प्रश्न करा चुकी हूँ और हर बार बदल कर आपके सामने आता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल मैंने जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया वहाँ प्रश्न था, लेकिन चेंजिंग था, आंसर भी चेंजिंग था, मतलब पूछने का ढंग उसका बदल जाता है, प्रश्न एक सा ही रहता है।
तो बस बता दीजिए सभी चारों या बस 1 2 3 तो लगा लीजिए जल्दी से। अगर बी लगा रहे हैं 1 2 3 तो बिल्कुल सही है ना। अभी सुबह ही वाली वीडियो में इसको कराया, पढ़ लीजिए इसको आराम से। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसमें एक अलग जानकारी आपको मिले अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद भी आपको पता चल चुका है और ये भी आपको पता चल चुका है। यहाँ पर ये जानकारी नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ ये 3 आपके पॉइंट्स की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक, एकात्मक, ठीक है, एकात्मक पद्धति। तो जो भारत की राजनीतिक प्रणाली है उसको अर्धसंघात्मक कहा जाता है। यहाँ डिटेल है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को केसी वियर ने अर्धसंघीय कहा है क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मकता के लक्षण प्रबलता से विद्यमान है। तो चलिए यहाँ पर आपका हम आते हैं 26 पर। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में दंडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी यहाँ पर सही नहीं है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों सही नहीं है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, अतः कथन सी असत्य है। तो लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ नहीं लाहौर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दलीय शासन प्रावधान करता है, क्या करता है? सरकार में अधिक स्थायित्व के लिए, दल में अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दंडता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, 4 तो हो ही नहीं सकता है। तो हम इसमें कौन सा आंसर सोच सकते हैं? जल्दी से सोच लीजिए। 1 2 या फिर 2 4 या फिर 1 2 3 या फिर 1 3 4 यहाँ पर भी है। इसका आप सी लगा लीजिए 1 2 3। मैंने बताया था ना कि 4 तो हो ही नहीं सकता, अनुशासनहीनता के लिए कहाँ होगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। एक दलीय शासन व्यवस्था दृढ़ व निरंकुश शासन का प्रतीक है। इसमें एक स्थायी सरकार का गठन होता है जिससे शासन अपनी निर्णय दृढ़ता को या निर्णय दृढ़ता से कार्यान्वित करने में सक्षम होता है। एक दलीय शासन में दलीय निरंकुशता स्थापित होती है जो अनुशासित कैडर के रूप में परिणत हो जाते हैं। निरंकुश फांसीवाद व साम्यवाद शासन व्यवस्था एक दलीय शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत समाजवाद में बंधा हुआ है या समाजवाद से बंधा हुआ है। तो बताइए कोर्ट के अनुसार इसका आंसर। कोर्ट के अनुसार 1 2 या 1 2 4 या 2 3 4 या फिर सभी चारों। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए सभी चारों, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है, इसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी है, यह लोकतांत्रिक समाज भी है और यह समाज से बंधा हुआ भी है, ठीक है। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके आगे प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंसर आपने जो सोचा ए बिल्कुल सही, इंडोनेशिया। चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी। अब देखते हैं इसकी डिटेल में क्या है। भारतीय सेना द्वारा भूकंप या सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु अक्टूबर 2018 में एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था जिसे ऑपरेशन समुद्री मैत्री नाम दिया गया। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 30 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न पसंद आए हैं तो क्या करना है? एल करना है, एस करना है और प्लस सी करना है, यानी कि आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। और हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना कर रखना है। अगर लाल बटन नहीं हिट किया है तो कर दीजिए, अब बेल आइकन को हिट नहीं किया तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब आपको डेली 2 तो मैं अपलोड करूँगी ही, चाहे आप टाइम किससे भी निकाल कर आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करनी है प्रैक्टिस सेट की, और तीसरी भी बनेगी तो ज़रूर करूँगी आपके लिए।
और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। हिंदी की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में हिंदी से कर रहे हैं तो वो हिंदी के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर और वीडियो भी आपको चाहिए तो वो भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। लाइक प्लस एस प्लस शेयर भी करते रहिए।